नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है लग्न विशेष को लेकर, तो अभी तक हमने आपको मेष, वृष, मिथुन और कर्क लग्न के बारे में संपूर्ण डिटेल्ड जानकारी दी। उसी क्रम में आज सिंह लग्न की बारी आ गई है। आज हम आपको संपूर्ण विवेचन करते हैं सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का जो स्वामित्व प्राप्त होता है वो सूर्य देव को प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी क्लियर कर दें कि किसी भी कुंडली में जो लग्नेश होता है यानी लग्न का जो मालिक होता है वो अपने आप में प्रधानमंत्री का पद लिए हुए होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी कुंडली का मालिक हो जाता है लग्नेश। यहाँ 5 नंबर लिखा है, इसलिए इस कुंडली के मालिक हो गए सूर्यदेव। सूर्यदेव ने उसी प्रकार से अपने सारे दोस्तों और दुश्मनों को या जो उनके विपरीत हैं, विपक्षी हैं, उनको उसी तरीके के डिपार्टमेंट दिए। अब जैसे सूर्यदेव ने 5 नंबर अपने पास रखा, दूसरा भाव उन्होंने दिया बुध देव को, बुध देव को दूसरा भाव दिया और एकादश भाव दिया यानी 11वां भाव दिया। दोनों बहुत अच्छे भाव दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी क्लियर करने की है कि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक होता है। अमूमन जो है वो दूसरा भाव और 11वां भाव मारक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार ये 8वें से 12वां और ये 8वें से 12वां, इसलिए दोनों मारक की पदवी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लग्नेश का जो ग्रह परम मित्र होगा, जैसे बुध और सूर्य में परम मित्रता है, तो उस कंडीशन में बुध सूर्य का चूंकि दोस्त है इसलिए मारक नहीं हुआ और दोनों पद भी उसको बहुत अच्छे मिले हैं, दोनों भाव भी उसको बहुत अच्छे मिले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बुध जो है वो मारक की पदवी नहीं लिए हुए हैं। अब सूर्य देव ने शुक्र को क्या दिया? शुक्र को उन्होंने एक तीसरा भाव दे दिया, छोटी यात्राओं का डिपार्टमेंट दे दिया, छोटे भाई बहनों का दे दिया, बिला वजह की मेहनत भागदौड़ वाली ज़िंदगी का डिपार्टमेंट दे दिया। और इनकी जो दूसरी राशि है जो मूल त्रिकोण राशि के बाद आती है वो वृषभ राशि होती है, वो 10वें भाव में दे दी। तो एक केंद्र में स्थान दिया और एक इन्होंने तृतीय भाव में स्थान दिया। तो इस नाते चूंकि इनकी एक राशि केंद्र में आ रही है इसलिए ये यहाँ पर ना तो मारक हुए और ना योग कारक हुए, ये यहाँ पर एवरेज प्लैनेट हो गए, समभावस्थ प्लैनेट हो गए। इसी प्रकार सूर्य देव ने मंगल को क्या दिया? मंगल को इन्होंने एक केंद्र में जगह दे दी और एक त्रिकोण में जगह दे दी। इसलिए मंगल इस कुंडली के बहुत योग कारक प्लैनेट हो गए। लेकिन तब तक, जब तक सारे ग्रहों की प्लेसमेंट आपको पता न चल जाए तब तक ये माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, समस्त वाहन, समस्त प्रकार के सुखों का भाव दे दिया। और ये भाग्य का भाव, पिता का भाव, हायर टू हायर एजुकेशन का भाव, धर्म को मानने का भाव, तो दोनों भाव चूंकि बहुत अच्छे दिए हैं इसलिए मंगल यहाँ पर अति योग कारक प्लैनेट हो गए। इसी प्रकार सूर्य देव ने देवगुरु बृहस्पति को कौन सा दिया? एक तो कुंडली की जो ये मूल त्रिकोण राशि 5वें भाव कुंडली की भी मूल त्रिकोण राशि होती है, तो उसमें कुंडली की मूल त्रिकोण राशि में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि को स्थान दे दिया और इनकी साधारण राशि को यहाँ 8वें भाव में जगह दे दी। तो 5वां भाव संतान का भाव, बुद्धि का भाव और पेट का भाव, जितने भी अनसर्टेन गेम्स हैं उनका भाव, और इनकी साधारण राशि जो 8वें में आई ये रिसर्च का भाव, जितनी भी गूढ़ ज्ञान है उनका भाव, आयु का भाव, इन सारे भावों को इन्होंने इन दोनों भावों को देवगुरु बृहस्पति को दे दिया। इसलिए देवगुरु बृहस्पति भी इस कुंडली में बहुत योग कारक हो गए। अब आइए सूर्य देव ने शनि देव को क्या दिया? शनि देव को वही शत्रुता निभाते हुए, चूँकि सूर्य और शनि आपस में अति शत्रु हैं,
इसलिए शनि को इन्होंने एक भाव दे दिया छठा, यानी रोग, जितने भी कर्जे हैं, जितनी बीमारी है, जितने कोर्ट केस हैं, जितने झगड़े झंझट, जितनी दिक्कतें परेशानियां हैं, उन सब का भाव दे दिया। चूँकि दोनों शत्रु हैं, इसलिए दूसरा भाव इन्होंने शनि को क्या दिया, सप्तम भाव दे दिया। सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है अगर ये पति की कुंडली है, और अगर ये पत्नी की कुंडली है तो ये पति का भाव है। तो ये पति या पत्नी का भाव दे दिया, पार्टनरशिप का भाव दे दिया। इस तरह के जितने भी भाव में अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप हो गई और पत्नी का भाव हो गया, डेली वेजेस हो गई, इन सब का भाव इन्होंने अपनी शत्रुता निभाते हुए शनिदेव को दे दिया। अब शुक्र की बात कर ही चुका हूँ, बुध की बात कर ही चुका हूँ। अब इन्होंने चंद्रमा को कौन सा भाव दिया? इन्होंने चंद्रमा को जो भाव दिया वो द्वादश भाव, सबसे खराब भाव दिया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में ये अग्नि तत्व की राशि है और ये जल तत्व है। ये जल इस अग्नि को क्षरण करने वाला है, यानी ये जल इस अग्नि को बुझाने की सक्षमता रखता है। इसलिए चंद्रमा भी इस कुंडली में मारक हो गए। और वैसे भी 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल का, यानी अस्पताल का होता है, जेल का होता है, व्यय का होता है, हानि का होता है। तो कुंडली में चंद्रमा चूँकि 12वें भाव के मालिक हो गए, इसलिए उन्होंने इस भाव में मारक की पदवी ले ली। तो इस तरह कुंडली में जो योग कारक प्लैनेट हुए वो कौन से हुए? एक तो सूर्यदेव खुद हुए, दूसरा मंगलदेव हुए और तीसरा गुरुदेव हुए। लेकिन तब तक जब तक इनकी प्लेसमेंट आपके सामने ना आए। अब मैंने कह तो दिया कि सूर्यदेव इस कुंडली में योग कारक है, लेकिन अगर यही सूर्य उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये नीच का हो जाएगा। नीच राशि वो राशि होती है जहाँ पर प्लैनेट बाउंड हो जाता है अपने अच्छे फल न देने के लिए। अगर ये सूर्य उठ के यहाँ आ गए तो ये फजूल की मेहनत कराएंगे, छोटे भाई बहनों से कभी नहीं बनने देंगे, और जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हर चीज़ में ये रोड़े अटकाएंगे। मंगल की बात करें, अगर मंगल, अभी मैंने जैसे कहा कि वो योग कारक है, लेकिन अगर उठ के वो 4 नंबर में आ जाएंगे तो 4 नंबर में आने से वो नीच के हो जाएंगे। तो यानी माता को उठा के नीचता में रख दिया और भाग्य को उठा के नीचता में रख दिया। तो ना कभी माता से बनने वाली है, ना कभी भाग्य सहयोग देगा, पिता भी कभी सहयोग नहीं देंगे। पिता के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये पिता का भाव तब तक लिया जाता है जब तक बच्चा वयस्क न हो जाए। वयस्क होने के बाद पिता का भाव ये कहलाता है। तो यानी भाग्य नीच का हो गया, माता, भवन, वाहन कभी नहीं मिलने वाला, उनका व्यय होता रहेगा, हानि होती रहेगी। अब जैसा कि मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा कि वो बहुत योग कारक है, लेकिन अगर वही उठ के यहाँ आ गए तो वो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, इन सब में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे, प्रभावी कर देंगे। इसलिए जो योग कारकता है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यही बुध देव जो कि योग कारक है, मैंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन अगर वही उठ के यहाँ आ जाएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। और नीच में आया बुध कभी धन से परिपक्व नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, अपने कुटुंब से उसकी नहीं बनेगी, धन कभी संचय नहीं होगा, वाणी बहुत कठोर हो जाएगी। तो वही योग कारक प्लैनेट यहाँ नीचता में आके प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसी तरह शुक्र की बात किया, शुक्र समभावस्थ है, लेकिन अगर वही शुक्र उठ के यहाँ आ जाएंगे तो 6 नंबर राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो जब वो नीच के हो जाएंगे तो कर्म जो है, यानी व्यापार जो है, जो प्रोफेशन है, वो कभी सेटल नहीं होने वाला, फजूल की मेहनत बढ़ जाएगी, छोटे भाई बहनों से कभी नहीं बनेगी, बिला वजह की यात्राएं होंगी छोटी मोटी जिनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और जितने भी कर्म हैं राज्य से, शासन से, सरकार से कभी कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं शनिदेव की, तो शनिदेव जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही मारक हैं, लेकिन अगर यही शनिदेव उठ के इस भाव में आ जाए 1 नंबर की राशि में तो शनिदेव मारक हो गए। क्यों? क्योंकि वो 1 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी कभी पत्नी से बनने वाली नहीं है।
अब शनिदेव कभी भी पार्टनरशिप में सफल नहीं होने देंगे, हमेशा धोखे वाला पार्टनर मिलेगा, आपको धोखा देके चला जाएगा। अगर शनिदेव उठ के यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, तो ये एक कंडीशन होती है विपरीत राजयोग की। लेकिन विपरीत राजयोग जो होता है वो सफल तभी होता है, फलीभूत तभी होता है जब कहीं ना कहीं लग्नेश बलि पड़ा हो। अगर लग्नेश बलि नहीं है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन कभी भी फलीभूत नहीं होगी। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें चंद्रमा देवता की, तो चंद्रमा देवता चूंकि मारक की पदवी लिए हुए हैं और अगर इस तरह यहाँ उठ के 2 नंबर राशि में भी आ जाते हैं तो लोग तो कहते हैं कि 2 नंबर राशि में कह देंगे कि चंद्रमा उच्च के हो गए, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन वो अच्छे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मारक हैं, सारे व्यय उठा के कर्म में रख देंगे। आप जो भी प्रोफेशन करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, 100 रुपये कमाएंगे, 150 का खर्चा रखा रहेगा। आपकी कमाई कोर्ट केस में जाएगी, आपकी कमाई अस्पताल में जाएगी। आपको कहीं से 10,000 रुपये मिलने होंगे तो बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। अब अगर यही चंद्रमा उठ के यहाँ पर बैठ जाए तो एक तो मारक ऊपर से नीच का हो गया, यानी नीच का प्लैनेट जब 8 नंबर यानी नीच राशि में आएगा तो सारे व्यय, सारी दिक्कतें आपने तमाम घरों में देखा होगा कि 30 साल का लड़का हो गया, कुछ नहीं करता है, सारे खर्चे, मतलब एक गुटखा खाने के लिए भी अपनी माँ से पैसे मांगता है, हर परेशानी अपनी माँ को देता है। तो यानी नीच का प्लैनेट माता के भाव में जब आया तो उसने अपनी माता को भी नीचता का कर दिया। तो इस तरह दोस्तों क्या होता है कि जब अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि योगकारी प्लैनेट हो या मारक प्लैनेट हो, खासकर ये बात लागू होती है योग कारकता में। क्यों? क्योंकि जब तक योगकारी प्लैनेट के पास अंश बल नहीं होगा, यानी वो ग्रह 12 से 18-20 अंश का नहीं होगा, तब तक वो इस कैपेबल ही नहीं है अपने फल को देने के लिए। अगर वो प्लैनेट जो है 0 अंश का, 2 अंश का, 4 अंश का, 10 अंश का पड़ा है तो वो उतना कैपेबल ही नहीं है, या 28 अंश का, 29 अंश का पड़ा है तो वो कैपेबल ही नहीं है, तो वो आपको फल कहाँ से देगा। तो योगकारी प्लैनेट में अंश बल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों ने आज दोस्तों सिंह लग्न की कुंडली के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल किसी नए विषय में आएंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात बता दें कि जो आपकी कुंडली में नीच ग्रह हो या आपके मारक प्लैनेट हो, हमेशा उनका दान पुण्य कीजिए। कभी भी मारक प्लैनेट का जो रत्न होता है वो धारण मत कीजिएगा। किसी दिन रत्नों के बारे में भी पूरी डिटेल्ड जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।